गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूकेपीएससी अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह है टेस्ट नंबर 11। टेस्ट नंबर 10 में हमने उपराष्ट्रपति को कवर कर लिया था। ठीक है, अब करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को कवर। तो इंडियन पॉलिटी चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 11 तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बताइए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारी और राज्यों के राज्यपाल। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी की जाती है और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों की भी की जाती है। सही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और राज्यों के राज्यपाल की तो करते हैं वो सभी हो गए। तो उपर्युक्त सभी की नियुक्तियां जो हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति उपर्युक्त नियुक्तियों के अलावा अन्य किस किस को नियुक्त करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। एक आसान सा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वह व्यक्तिगत क्रम में 12वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो, दूसरी बार निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, पहली बार 1950 में भारत के राष्ट्रपति बने। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। बिल्कुल, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो डी होगा सही उत्तर। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते पहली बार 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के लिए प्रथम निर्वाचन जो है वो 1952 में हुआ, दूसरी बार 1957 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर, इसलिए गलत तो कोई है नहीं। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, यानी सर्वसम्मति से, सबकी सम्मति से। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। तो वर्ष 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। नंबर 6 पर आ जाइए। जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान संविधान की कौन से अनुसूची में किया गया है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। यानी 2 प्रश्नों के एक प्रश्न में 2 प्रश्न है। कौन सी अनुसूची है बताइए, 5वीं है, चौथी है, छठी है। चौथी नहीं है, छठी भी नहीं है, 5वीं है। वह एक में राष्ट्रपति है, एक में प्रधानमंत्री है। तो 5वीं अनुसूची और राष्ट्रपति इसका उत्तर हो जाएगा। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में उपबंध है कि ऐसे राज्य में जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, राष्ट्रपति ऐसा आदेश दे तो जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। तो राष्ट्रपति हो गए और 5वीं अनुसूची हो गई। नंबर 7 पर आ जाइए। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में उपबंध किया गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यह संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है। प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है वो, या सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है।
और वह राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है। और 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में उपबंध है कि राज्य का राज्यपाल हर साल या जब भी राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। 75(2) में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। और 75(4) में उपबंध है कि राष्ट्रपति संविधान की 30वीं अनुसूची के तहत मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा है क्या? मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती क्या? मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, सही है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए, माना कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन जो रियल हेड है ना वो पीएम ही है, ठीक है, इन्हीं के अनुसार चलेगा। अनुच्छेद 74(2) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। और एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। मतलब एक बार तो लौटा ही सकते हैं, एक बार सलाह मिल गई तो उसके अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते? प्रधानमंत्री की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की नहीं करते क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, अगर कल का टेस्ट देखा होगा तो आपने। तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का होता है चुनाव। बाकी इसके अलावा राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं ऊपर आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की करते हैं 75(1) में उपबंध है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की करते हैं 148(1) में उपबंध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करते हैं 324(2) में उपबंध है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की करते हैं 76(1) में उपबंध है। राज्यपाल की करते हैं अनुच्छेद 155 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करते हैं 316 के 1 में उपबंध है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? देखिए, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, हर तरह से तैयार रहिए। संघ के मंत्री, महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, ये सारे के सारे तीनों के तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं? बिल्कुल। और अन्य मंत्रीगण वो भी। तो संविधान के अनुच्छेद 75(2) में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और 76(4) में उपबंध है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और 56(1) में उपबंध है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। देखिए, इसमें नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो 4 को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा, बाकी ऊपर के तीनों हैं तो 1 2 3 हो जाएगा सी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं। राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। भारत के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। शासन संबंधी कार्य मतलब कार्यकारी कार्य। देखिए, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहला हो गया सही, दोनों सही हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। भारत जो है, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, भाग है।
भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो उसी में निहित होती है। नंबर 14 पर आ जाइए। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दें वो, या पद से हटा दिए जाएं, या अन्य कारणों से उनका स्थान रिक्त हो गया। अब आपको बताना है कि रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या अथवा प्रत्येक दशा में डैश से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 30 दिन। 6 महीने में। तो संविधान के अनुच्छेद 62 में उपबंध है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई उनकी पद रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी या प्रत्येक दशा में 6 महीने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी है तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और जब वो ऐसा कर रहा होगा तो उसे वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, वो सभी शक्तियाँ मिलेंगी, वो सभी उन्मुक्तियाँ मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं जब वो कार्य करते हैं राष्ट्रपति की कुर्सी पर। अब तक दो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। पंद्रह प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष की पूरी कर ली है तब क्या होगा? वे किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेंगे। गलत है। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। ये भी गलत है। पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यही सही है। ठीक है, और ये सेम चीज उपराष्ट्रपति के संबंध में भी है। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे तब तक जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और संविधान के अनुच्छेद 62(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पहले नया चुनाव जो है वो करा लेना चाहिए। कितनी अवधि है वो? 6 महीने की। पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। बताइए कौन सा करेक्ट है? लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, या केवल लोकसभा के पास? दोनों के पास है। और उपराष्ट्रपति के मामले में क्या था? केवल राज्यसभा के पास, लेकिन अनुमोदन करेगी लोकसभा भी। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। वो अनुच्छेद 61 बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। और संसद का कोई भी सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है। कोई भी मतलब लोकसभा भी, राज्यसभा भी। ठीक है, एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है, दूसरा सदन क्या करता है? उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करता है। जिस सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जाता है उस आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी चाहिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी प्रस्ताव जो है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में विचार करना है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है अनुच्छेद 61 में। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है और अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, अभी तो ऊपर देखा लोकसभा राज्यसभा कोई भी महाभियोग लगा सकती है राष्ट्रपति पर। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ। गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है अनुच्छेद 61 में। अलग से प्रश्न पूछ ही लेते हैं। पहले ही सही है, केवल 2 और 3 गलत है। जहाँ जहाँ 2 और 3 हटा दीजिए उसको। तो उपरोक्त में से दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में उपबंध है
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। एक सदन लगाएगा तो दूसरा उसकी जांच करेगा। और महाभियोग का प्रयोग केवल अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है, एक बार भी नहीं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये भी एक तरीका है प्रश्न पूछा जाने का। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) में उपबंध है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, इस बार बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसका उत्तराधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया हो। अभी तो ऊपर देखा था, राष्ट्रपति अपना पद त्याग, अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए ऊपर हमें कई इसमें से लाइनें मिली होंगी। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी वो अपने पद पर बने रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ये सही है। भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से नहीं बल्कि पद ग्रहण करने की तारीख से, आप 5 वर्ष की अवधि मत खो जाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा, शपथ नहीं पद ग्रहण करने की तारीख से। गलत है स्टेटमेंट पहला दूसरा, और सही है केवल तीसरा। तो राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में दूसरा, पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पद ग्रहण करने की तारीख से, ना कि शपथ ग्रहण करने की तारीख से। अनुच्छेद 56(1) यानी सी में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो 56(1)(a) में उपबंध है या का में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। 20वां प्रश्न है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के बारे में निम्नलिखित में से किसकी शपथ है। देखिए राष्ट्रपति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति की ही शपथ होगी, ठीक है। संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा भारत का राष्ट्रपति। तो उपर्युक्त शपथ या प्रतिज्ञा भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है और संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में उपबंध है। पीसीएस में ऐसे ही प्रश्न कर लेता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ का उपबंध है। तो अनुच्छेद 60। महाभियोग का उपबंध है किसमें, अनुच्छेद 61। सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। तो 20 प्रश्न थे राष्ट्रपति से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो हमने टेस्ट नंबर 8 में कवर किया लोकसभा, 9 में कवर किया राज्यसभा से बनने वाले प्रश्न, 10 में कवर किए उपराष्ट्रपति से बनने वाले प्रश्न यानी राज्यसभा से के सभापति से बनने वाले प्रश्न, और इसमें कवर किया हमने राष्ट्रपति से बनने वाले प्रश्न।